हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अभिषेक भट्ट। लॉ ऑफ टॉट के सेकंड लेक्चर में, जो कि हम ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लॉ ऑफ टॉट के कुछ और पहलुओं पर बात करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, लीगल करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज़ है सुबह 9 बजे कंडक्ट कराई जाती है। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे स्टडी IQ ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर डेली के क्विज़ करवाए जाते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लॉ के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ साथ वहाँ पर आपको रैंकिंग भी प्रोवाइड करी जाती है। तो चलिए लॉ ऑफ टॉट को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये निकल कर आता है कॉमन लॉ सिस्टम से, जो कि इंग्लैंड से जिसका ओरिजिन होता है। लॉ ऑफ टॉट जजमेंट्स के थ्रू डेवलप किया हुआ एक कानून है, जिसके लिए कोई बेयर एक्ट नहीं है। ऑल इंडिया बार एग्जाम में आप बेयर एक्ट ले जाते हैं, लेकिन लॉ ऑफ टॉट के लिए कोई भी बेयर एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जज के द्वारा बनाया गया कानून है, मतलब जजमेंट्स है यहाँ पर जिसको आपको फॉलो करना होगा। इसमें एक मैक्सिम है जो अप्लाई करता है, जिसका एक तरह से मतलब होता है कि वेर एवर देर इज अ राइट, जहां कहीं भी अधिकार होगा वहां पर एक उपचार भी होगा। उबी जस इबी रिमीडियम, इसको याद करना होगा आपको। जहां पर भी अधिकार है वहां उपाय भी एग्जिस्ट करता है। कॉमन लॉ से निकल कर आता है। कॉमन लॉ पर हमने चर्चा पिछले लेक्चर में करी थी। लॉ ऑफ टॉट अगर भारत में देखोगे तो ये भारत में फॉलो होता है, और इसका जो बेसिस है वो आपको आर्टिकल नंबर 372 के अंदर एक तरह से देखने को मिलता है। जो भी पुराने जजमेंट्स हैं, जो भी पुराने दिए गए कानून हैं, वो एक तरह से यहाँ पर फॉलो होते हैं। इसके अंदर हम लोग एक तरह से जानेंगे लॉ ऑफ टॉट क्या है, उबी जेबस इबी रिबिडियम की हमने बात करी, रेजिडरी लॉ का क्या सिद्धांत होता है, सोशल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, थ्योरी ऑफ परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट के बारे में बात होगी, राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम पे हम लोग बात करेंगे, और एवोल्यूशन कैसे हुआ लॉ ऑफ टॉट का, और टॉट्स के बीच में क्या डिफरेंट है। ये जो टॉट शब्द है, या हम लोग उसको लॉ ऑफ टॉट्स कहते हैं, क्या वहां पर सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डेफिनेशन की चीज़ें हैं, हम लोग इसको कवर करने के साथ शुरुआत करेंगे। इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया पे हमने पिछले लेक्चर पे भी बात करी थी। डेफिनेशन को और बेहतर तरीके से समझने की इस पर्टिकुलर लेक्चर में कोशिश करेंगे। आपने ओरिएंटेशन लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 1 था, उसको अटेंड कर लीजिए। अगर नहीं करा है, एक बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। आज हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल में थ्योरी के अंदर जाएंगे और जानेंगे यहाँ पर जो दुर्भावना है, जो मैलिस होता है, मैलिस इन लॉ और मैलिस इन फैक्ट का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है जब हम टॉट के बारे में बात करते हैं। कुछ स्पेसिफिक टॉट्स हैं, आपके सामने पूरी लिस्ट दी गई है, जिनको हम लोग जानेंगे कि करके। न्यूसेंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, कन्वर्जन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, असॉल्ट, बैटरी और मेहम। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के सिद्धांतों को भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगर कम शब्दों में बात करें, टू द पॉइंट बात करें, तो यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो सिद्धांत है, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस से निकल कर आता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो सिद्धांत इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था, यहाँ पर बताया गया था कि अगर ऐसा कोई हैजार्डस सब्सटेंस से आप डील करते हैं तो आपकी पूरी वहाँ पर पूर्णतः जिम्मेदारी बनती है। वो आपको MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिया गया था, जिसको ओलियम गैस लीक केस भी कहते हैं। इंडिया के अंदर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत अप्लाई होता है। और वाइकेरियस लायबिलिटी के सिद्धांत को भी समझेंगे, जो कहता है कि किए गए ऑफिसर्स के द्वारा काम क्या स्टेट को लायबल बना सकते हैं। क्या एक पार्टनर के द्वारा किया गया काम दूसरे पार्टनर को लायबल बना सकता है। क्या एजेंट के द्वारा किया गया काम प्रिंसिपल को लायबल बना सकता है। और साथ ही साथ जो मास्टर है, और वो कितना लायबल होगा जब सर्वेंट के द्वारा कोई काम किया गया है उसके लिए। आपने देखा कि जो रेमेडी है टॉट के अंदर लाई करती है, वेरेवर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। टॉटम शब्द से निकल कर आता है, एक सिविल रॉन्ग ये होता है। टॉट शब्द जो है टॉटम शब्द से आता है, इसका मतलब होता है ट्विस्ट। एक रॉन्गफुल एक्ट होता है टॉट, और जो रेमेडी है टॉट के अंदर, वो आपका क्या है, एक तरह से लॉ ऑफ टॉट में प्रोवाइड करी जाती है कि आप अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। मीनिंग और ओरिजिन तो हमें पहले के लेक्चर में भी हमने देखा था। तो रॉन्ग के बारे में जब हम बात करते हैं, रॉन्ग आपको दो तरह के हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है। तो यहां पर हर अधिकार के साथ जुड़ी हुई एक करस्पॉन्डिंग ड्यूटी होती है। इसके अंदर दो तरह के रॉन्ग्स होते हैं। एक होता है सिविल रॉन्ग, जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका एग्जाम्पल, और एक होता है आपका क्रिमिनल रॉन्ग, जहां पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी।
सो क्या सारे सिविल रॉन्ग्स क्या टॉर्ट होते हैं? तो उत्तर है नहीं। जो सिविल रॉन्ग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का ब्रीच होता है, उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये भी एक सिविल रॉन्ग होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे सिविल रॉन्ग आपकी टॉर्ट की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। टॉर्ट के लिए जरूरी होगा कि वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ना करता हो। जहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या रेमेडी नहीं होगी? रेमेडी होगी, और वो एक टॉर्ट का क्लेम होगा। सो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है, पर सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं फॉल करते। तो कुछ जो टॉर्ट हैं, या कुछ जो सिविल रॉन्ग है रादर, वो आपके कोडिफाइड कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं, जिसके लिए कानून है, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो बताता है कि पार्टीज के बीच में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कौन कौन से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कौन से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, किस सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ab initio हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहां पर कोई उपचार नहीं होगा, वहां पर कोई रेमेडी नहीं होगी, वहां पर होगी, और वो होगी आपका लॉ ऑफ टॉर्ट का क्लेम। इसी को कहते हैं, ये अनकोडिफाइड लॉ है, जो कि कोई स्टैट्यूट से अलग से निकल कर नहीं आता। जजों ने जो यहां पर फैसले सुनाए हैं उसके बेसिस पर यह काम करता है। सो कोडिफाइड लॉ वर्सेस अनकोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ का एग्जाम्पल आपको पता है, भारतीय न्याय संहिता एक कानून है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक कानून है, ऐसे ही आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कोडिफाइड कानून है। लेकिन जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो आपका अनकोडिफाइड कानून है, और इसके लिए क्या है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, और इसी वजह से यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन भी ज्यादा होता है। कब क्लेम मिलेगा, कब आपको डैमेजेस अवॉर्ड करे जाएंगे, ये निर्भर करता है जज के डिस्क्रिशन पर, और वहां पर किस तरह से पार्टीज ने आर्ग्यू किया है उसके बेसिस पर। सो लॉ ऑफ टॉर्ट एक अनकोडिफाइड लॉ है। ये जजेस के जो डिसाइडेड केसेस हैं, जिनको प्रेसिडेंट बोला जाता है, उसके हिसाब से ये ऑपरेट करता है, और यहां पर ये इंग्लिश कॉमन लॉ से डिराइव होता है, और साथ साथ ये लगातार इवॉल्व कर रहा है और कभी भी सैचुरेट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आने वाली जो समस्याएं हैं उस सबका समाधान अभी से हमें पता हो। जैसे जैसे समस्याएं फ्यूचर में बढ़ेंगी, वैसे वैसे यहां पर लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर क्लेम्स भी अलग अलग नेचर के बढ़ते चले जाएंगे। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो पुराना कानून 1986 का कानून है। तो क्या उससे 1986 से पहले क्या कंज्यूमर डिस्प्यूट्स नहीं होती थी? क्या गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कोई कोई झगड़े नहीं होते थे? तो वहां पर विवाद होता था, लेकिन वो टॉर्ट की कैटेगरी में फॉल करता था। फिर लेजिस्लेचर, विधायिका को लगा कि नहीं, यहां पर एक सेपरेट कानून की आवश्यकता है, तो उसको कोडिफाई कर दिया गया। सो जर्नी यही है, अनकोडिफाइड से कोडिफाई होने की कहानी। अगर एक तरह के क्लेम ज्यादा आने लग जाते हैं तो विधायिका उसके लिए सेपरेट कानून बना देती है। सो होना यहां पर क्या चाहिए, एक ड्यूटी होगी, लीगल ड्यूटी। उस लीगल ड्यूटी का ब्रीच होता है, और ये ब्रीच होता है जो डिफेंडेंट है उसके एक्ट या ओमिशन की वजह से। अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये टॉर्ट के अंदर एक क्लेम बन जाता है। सो टॉर्ट अराइज करता है, ड्यूटी टू केयर होती है, उस केयर का ब्रीच होता है, और उसकी वजह से टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग की तरह देखा जाता है। इसके अंदर जरूरी होता है एक एक्ट या ओमिशन। सिविल रॉन्ग के साथ साथ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट राइट्स, और यहां पर डैमेजेस जो हैं वो अनलिक्विडेटेड देखे जाते हैं। सो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, यहां पर पार्किंग का स्लॉट आपका नहीं था, और आपने उस पार्किंग स्लॉट पर जाकर लगा दी, यहां पर या नो पार्किंग का यहाँ पर प्रावधान था, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। सो ये वायलेशन है, इसके लिए कोई स्टैट्यूट हो सकता है, ना हो। सो उस सिनेरियो में क्या, जो व्यक्ति है जिसका ये पार्किंग स्लॉट था, जहाँ पर आपने पार्किंग अपनी लगा दी गाड़ी की, तो क्या वो आपसे डैमेजेस नहीं ले सकता? ले सकता है, ऑब्वियसली वो टॉर्ट के अंदर जाएगा। सो टॉर्ट वो रेजिडरी लॉ है, वो जो बचा हुआ जितना चीज़ें एस्पेक्ट्स हैं वो आपके रेजिडरी लॉ के अंदर काम करते हैं। सो वो सिचुएशंस जहां पर कोई और कानून नहीं है वो टॉर्ट के अंदर जाएगा। जैसे कि समवन पार्क्स इन फ्रंट ऑफ योर हाउस विच इज नॉट इलीगल, ठीक है, पर इट इज स्टिल अ सिविल रॉन्ग। इलीगल नहीं है मतलब कोई कानूनी अपराध आपने अलग से नहीं किया हुआ है, मतलब ये प्रोहिबिटेड नहीं है, पर ये रॉन्ग है, आपको क्षतिपूर्ति। आप अपनी गाड़ी कहाँ लगाएंगे? आप अपनी गाड़ी अपनी स्लॉट पर लगाएंगे, लेकिन किसी और ने वो जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, तो ये आपका टॉर्ट का क्लेम होता है। या लगातार ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ रोज करता है, आपके पार्किंग स्लॉट में कोई और गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। सो ऐसे में क्या रेमेडी होगी? आपको टॉर्ट के अंदर ये एक तरह से फाइल करना होगा। सो एक तरफ आपका राइट होता है, दूसरी तरफ आपकी रेमेडीज लाई करती हैं। सो उबी जस इमी रिमीडियम और एक नॉन लिक्विड का सिद्धांत होता है। उबी जस इमी रिमीडियम मैंने बताया, जहां पर भी अधिकार होगा वहां पर रेमेडी लाई करेगी।
ये कोर्ट के द्वारा दी जाती है, जो कि आपका इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियंस के हिसाब से चलता है। और साथ साथ यहां पर इसी बात को मद्देनजर रखते हुए रॉस्के पाउंड ने भी कहा था कि सोसाइटी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स होते हैं, उन कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स को ही बैलेंस आउट करता है आपका कानून। इस सिद्धांत को बोला गया था कि ये सोशल इंजीनियरिंग करी जाती है, और सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत के अंदर ही आपका लॉ ऑफ टॉर्ट का क्लेम भी लाया करता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग वहां पर राइट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं दो पार्टीज के, उन इंटरेस्ट को बैलेंस आउट करने का काम आपका लॉ ऑफ टॉर्ट करता है। तो वेरेवर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी, और इसका ऑपोजिट भी बोला गया है स्टीफन जो जज है उनके द्वारा कि वेयर देर इज नो लीगल रेमेडी देर इज नो लीगल रॉन्ग। उल्टा बात है, लेकिन बात एक ही है। जहां पर कोई लीगल रेमेडी नहीं है, इसका मतलब कोई भी गलत काम नहीं करा गया है। सो लॉ ऑफ टॉर्ट काम करता है प्राइवेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का, और प्रोवाइड करता है रेमेडी कभी भी अगर रॉन्गफुल हार्म करा जाता है। सो डेटरेंस का भी सिद्धांत है और न्याय का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। मतलब डेटरेंस मतलब ऐसा ऐसा सजा देना, ऐसी एक तरह से कानून को एस्टैब्लिश करना जहां पर कोई व्यक्ति फ्यूचर में आपके अधिकारों का उल्लंघन ना करे, और इससे समाज में जो जस्टिस है, जस्टिस का सिद्धांत है, वो एस्टैब्लिश होता है। सो लॉ ऑफ टॉर्ट का पर्पस और सिद्धांत ये होता है कि वो सोशल कंडक्ट और जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट करता है। साथ साथ ये इवैल्यूएट करता है कि वहाँ पर प्लेंटिफ को कितना लॉस हुआ है और उसको क्या रेमेडी वहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए, और एक डेटरेंट इफेक्ट की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो ये होता है पर्पस आपके इस कानून का। कोई अगर आपकी ज़मीन पर जाकर अननेसेसरी आपके पोजेशन में इंटरफेयर करने लग जाए तो क्या होता है, आप एक टॉर्ट का क्लेम फाइल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, सिक उटेरे टुओ उट एलियनम नॉन लेडीज। इसका मतलब है यूज योर प्रॉपर्टी सो दैट एज टू इंजर नो अदर पर्सन। मतलब क्या है, आप अपनी प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं, अपने पीसफुल पोजेशन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, पर इस तरह से यूज नहीं करेंगे ताकि दूसरों के अधिकारों का हनन होने लग जाए। और एक और मैक्सिम है, एक्टिस लेजिस नेमिनी एस्ट डैमनोसस। इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ लॉ शैल नॉट प्रेजुडाइज एनीवन। कानून का कोई कार्य किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलिए, अब ये हमने थ्योरी तो पढ़ी, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। सो जो टॉर्टम शब्द है, लैटिन शब्द, ये किस पर्टिकुलर, इसका मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ टॉर्ट में जो टॉर्ट शब्द है वो लैटिन शब्द टॉर्टम से निकल कर आता है। क्या इसका मतलब लॉ होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्विस्ट होता है, या फिर जस्टिस होता है? तो देखिए, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब होता है ट्विस्टेड या फिर क्रूक्ड। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब होगा। ये आपके जो सवाल हैं ये आपके जुड़े हुए हैं जो हमने अभी डिस्कशन किए हैं उसी से। सो क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है इनमें से कौन सा क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है? मर्डर, थेफ्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या रेप। बहुत आसान सा सवाल है। मर्डर एक क्रिमिनल रॉन्ग है, थेफ्ट एक क्रिमिनल रॉन्ग है, रेप एक क्रिमिनल रॉन्ग है, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक सिविल रॉन्ग है, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से चलेगा। ये टॉर्ट के से जुड़ा हुआ डायरेक्ट सवाल नहीं है, लेकिन आपकी क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। इनमें से कौन सा करेक्ट है? Every civil wrong is a tort. Tort is a criminal wrong. Tort is always codified. या all torts are civil wrong, but not all civil wrongs are torts. इनमें से कौन सा सही होगा? तो every civil wrong is not a tort, ये बात एकदम गलत है। सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते, क्योंकि कुछ सिविल रॉन्ग आपके कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो क्या ट्रॉट क्रिमिनल रॉन्ग होता है? बिल्कुल भी नहीं, ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होता, ये हमने देखा। और क्या ट्रॉट हमेशा कोडिफाइड है? बिल्कुल भी कोडिफाइड नहीं है। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा कि ऑल ट्रॉट, सारे टॉट एक सिविल रॉन्ग तो होते हैं, लेकिन सारे सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होते। इसका मतलब है कि कुछ सिविल रॉन्ग आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। यहां पर इसका एग्जाम्पल बताइए, अनकोडिफाइड लॉ का क्या होगा? इससे बेहतर अब आपको ये सवाल और इतना आसान और कोई नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट कोडिफाइड है, टीपीए कोडिफाइड है, भारतीय न्याय संहिता कोडिफाइड लॉ है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट कहीं से भी कोडिफाइड नहीं है। तभी तो आप ऑल इंडिया बार एग्जाम में लॉ ऑफ टॉर्ट की बेरैक नहीं ले जा सकते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉर्ट? ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक टॉर्ट की? यहां पर प्रीफिक्स्ड कॉम्पनसेशन होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या रेमेडी ऑलवेज इम्प्रिजनमेंट होती है? नहीं, टॉर्ट के अंदर इम्प्रिजनमेंट सजा नहीं होती। और क्या ये लेजिस्लेटिव डिबेट्स पर बेस्ड है? नहीं, ये तो जुडिशरी के द्वारा जो बताए गए फैसले हैं उन पर बेस्ड होता है। तो क्या होता है यहां पर टॉर्ट के अंदर? ये प्राइवेट राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट देखा जाता है।
ऊबीजस इबी रिमीडियम का मतलब क्या होता है? क्या ये जहां पर ड्यूटी है वहां पर कानून है, जहां पर कानून है वहां पर राइट है? क्या यहां पर नहीं, कोई भी कानून नहीं तो कोई भी सजा नहीं? नहीं जी, इसका सही उत्तर होता है जहां पर भी अधिकार है, वेर एवर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। ये कहता है आपका ऊबीजस इबी रिमीडियम। और यूज योर प्रॉपर्टी सो एज नॉट टू हार्म अदर्स, ये किस लैटिन मैक्सिम पर बेस्ड है? अपनी प्रॉपर्टी का आप उपयोग इस तरह से करेंगे ताकि दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो। सो क्या ये रेस इप्सा लोकेटर है, या क्या एक्टिस लेजिस नेमिनी एस्ट डैमनोसस है, या फिर सिक्स उटेरे टू एट एलेनियम नॉन लेडिस, या फिर वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया? रेस इप्सा लोकेटर का मतलब होता है थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एक्टिस लेजिस नेमिनी एस्ट डैमनोसस हमने इससे पहले देखा था कि द एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन। वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया है वो चीज जो कि आपने वॉलंटियरली किसी इंजरी के लिए हामी भरी थी, तो अब आप क्षतिपूर्ति या फिर डैमेजेस नहीं ले सकते। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा सी, कि आप अपनी प्रॉपर्टी का उपयोग इस तरह से नहीं करेंगे ताकि दूसरे को नुकसान होने लग जाए। सो ये था अभी यहां तक का डिस्कशन। अब यहां पर राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम को एक बार समझ लेते हैं। राइट इन रेम के बारे में बात करूं तो राइट इन रेम होता है वो अधिकार जो पूरे दुनिया के अगेंस्ट आपको अवेलेबल होता है। जैसे कि आपके पास पार्किंग स्लॉट आपके नाम पे अलॉटेड है और आपके पार्किंग लॉट पर कोई और जाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है। यह अधिकार है आपका कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके पार्किंग स्लॉट में जाकर गाड़ी नहीं खड़ा करेगा। यह होता है राइट इन रेम। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो आपके पार्किंग लॉट को जाकर यूज कर सकता है। ये राइट इन रेम है। राइट इन पर्सोनम क्या होगा फिर? ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट अवेलेबल होता है। जैसे कि दो लोग थे, ए और बी, इन दोनों के बीच में विवाद था कि तुम मेरे पार्किंग स्लॉट पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हो। ए ने जाकर लेट्स से जो वाद था वो इंस्टीट्यूट करा और ए के फेवर में एक डिक्री एग्जीक्यूट हो गई कि ये पार्किंग लॉट ए का है और इसमें बी एक तरह से अपनी गाड़ी को खड़ा नहीं कर सकता, ऐसा अगर बता दिया गया। सो ये जो डिक्री है ये अगेंस्ट बी काम करेगी, ये अगेंस्ट बी काम करेगी और इसी को कहा जाएगा कि ये राइट इन पर्सोनम है। अच्छा, अधिकार सबके अगेंस्ट है, लेकिन जब उसको कॉन्क्रिटाइज करके एक डिक्री के फॉर्मेट में बोला कि तुम बी पर्सन ए के पार्किंग स्लॉट में जाकर गाड़ी नहीं खड़े करोगे, तो ये वही जो राइट इन रेम था वो राइट इन पर्सोनम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये थी कुछ आपकी कहानी राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम की। अब देख लीजिए यहां पर कि ये जो डिक्री है और जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं इसका क्या स्कोप रहता है। सो जो डिक्री इन पर्सोनम होती है आप उसको थर्ड पार्टी सी के अगेंस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर जो डिक्री आई है वो बेसिकली किसके अगेंस्ट आई है? बी के अगेंस्ट आई है, कि बी को एक तरह से अलाउड नहीं है उस पार्किंग स्लॉट में गाड़ी खड़ी करना। सो ये अगर राइट इन रेम होता है बट द रेमेडी इज राइट इन पर्सोनम। यह अधिकार तो पूरे दुनिया के अगेंस्ट था, लेकिन जो रेमेडी प्रोवाइड करी गई यहां पर वो पर्सोनम किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को रोका गया है। सो जो डैमेजेस दिए जाते हैं टॉर्ट के अंदर वो अनलिक्विडेटेड होते हैं, ये बात हमें पता है, और ये प्रीफिक्स्ड नहीं होते। सो इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है परफेक्ट राइट्स और इम्परफेक्ट राइट्स का। परफेक्ट राइट वो होते हैं जहां पर राइट भी है, ड्यूटी भी है और साथ साथ रेमेडी हमें देखने को मिलती है। इम्परफेक्ट राइट के बारे में बात करूं तो ये एक राइट होता है, इसमें ड्यूटी भी होती है लेकिन कोई रेमेडी नहीं होती, ये इम्परफेक्ट राइट है। तो मतलब अगर आपके पास अधिकार है, ड्यूटी है और साथ साथ वहां पर रेमेडी है, तो एक परफेक्ट राइट की तरह ये काम करता है। इम्परफेक्ट राइट में आपके पास अधिकार होता है, ड्यूटी है, पर वहां पर कोई उपचार नहीं है। एग्जाम्पल देखिएगा यहां पर इम्परफेक्ट राइट का क्या होता है। तो देखिए जैसे टाइम बार्ड डेट, मतलब आपने किसी से पैसा लिया था और पैसे देने का समय होता है 3 साल का। 3 साल में अगर आपने पैसे जो जब से वो पैसा ड्यू होता है आपको देने, उसके बाद 3 साल का आपको समय दिया जाता है सूट फाइल करने का, ताकि दूसरे से आप पैसा अपना वापस ले सकें। सो इस सिनेरियो में अगर 3 साल तक आपने कोई सूट फाइल नहीं किया तो माना जाएगा कि आपने जो आपका लिमिटेशन पीरियड था वो चला गया है, अब आप सूट फाइल नहीं कर सकते। सो राइट भी है आपके पास अधिकार है अपने पैसे को वापस लेने का। आपके पास यहां पर जरूरी क्या है, दूसरे व्यक्ति को आपको वापस पैसे देने की ड्यूटी भी थी, लेकिन अब यहां पर उपचार नहीं बचा, क्योंकि कोर्ट अब नहीं जा सकते क्योंकि पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर कर गया है। तो ये अधिकार तो है अभी भी, लेकिन ये इम्परफेक्ट बन गया है।
जो पहले परफेक्ट था इन 3 सालों तक परफेक्ट था, क्योंकि यहां पर ए जो है उसने पैसा लिया था बी से और 10 लाख रुपए लिया था। बी ने 10 लाख रुपए ए को दिए और इसको बोला था कि 1 साल के अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा। 1 साल बीत जाता है, पैसा नहीं आता। उसके बाद 3 साल का आपके पास समय होता है कि 3 साल के अंदर आप एक सूट फाइल कर सकते थे अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। लेकिन बी ने इन 3 सालों में कोई सूट फाइल नहीं किया। उस सिनेरियो में यह माना जाता है कि आपका राइट तो था, आपके पास दूसरे व्यक्ति के ऊपर ड्यूटी थी आपके पैसे को वापस करने की, लेकिन अब उपचार नहीं बचा है, रेमेडी नहीं बची है। इसी को कहते हैं टाइम बार्ड डेथ। सो लॉ ऑफ टॉर्ट का अब एवोल्यूशन कैसे हुआ? तो एक रेट्रीब्यूटिव थ्योरी होती है, नो टॉर्ट और यहां पर क्राइम का डिस्टिंक्शन इनिशियली हमें देखने को मिलता था। तो टॉर्ट और क्राइम के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। रॉन्ग को डिवाइड करा गया था यहां पर कॉम्पनसेशन के बेसिस पर। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर जैसे एग्जांपल है आपका डेकोइटी का, एक बॉटलेस क्राइम होता है जिससे कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पेनल्टीज पहले देखने को मिलती थी। ब्लैकस्टोन ने डिवाइड करा था टॉर्ट को प्राइवेट रॉन्ग और पब्लिक रॉन्ग में। पहली बार यहां पर हमें देखने को मिला, एक प्राइवेट रॉन्ग होगा वो टॉर्ट होगा, पब्लिक रॉन्ग जो होगा वो आपका क्राइम की कैटेगरी में। ये एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है कि कैसे, क्या स्टार्टिंग से ही क्या टॉर्ट और क्राइम का डिस्टिंक्शन था? तो नहीं जी, पहले ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पर डिस्टिंक्शन आने लगा, जहां पर बोला गया कुछ होते हैं पब्लिक रॉन्ग और कुछ होते हैं प्राइवेट रॉन्ग। अब यहीं से जुड़ जाता है कनेक्शन हमारा विनफील्ड और सैलमेंट की थ्योरी का। विनफील्ड ने कहा देखिए, ये जो आपके लॉ ऑफ टॉर्ट है वो जनरल प्रिंसिपल देता है जहां पर किसी भी तरह का जो रॉन्गफुल एक्ट होगा वो टॉर्ट की कैटेगरी में फॉल कर सकता है। सैलमेंट का कहना था देखिए नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉर्ट यहां पर फॉल करेगा। कुछ पिजन होल्स होंगे, जैसे कि ऐसे करके आपके कुछ पिजन होल्स हैं जहां से आपका जो कबूतर है इस पर्टिकुलर नेस्ट के अंदर एंटर कर सकता है। वैसे ही टॉर्ट में अगर आपको कोर्ट जाना है तो नेग्लिजेंस के लिए जा सकते हो, डिफेमेशन के लिए जा सकते हो, ट्रेसपास के लिए जा सकते हो, न्यूसेंस के लिए जा सकते हो। तो ऐसे अगर कोई पिजन होल्स होंगे तभी आप टॉर्ट के हिसाब से अंदर एंटर कर सकते हो, न्यायालय में अपना क्लेम रख सकते हो। पर ऐसा नहीं कि कोई भी एक्ट के लिए आप एंटर कर सकते हो। ये दो डिवीजन थे इनिशियली जो कि आपको सैलमेंट और विनफील्ड की थ्योरी के हिसाब से देखने को मिलते हैं। सो जो आपका जो सैलमेंट है जिसने बोला कि देखिए पिजन होल थ्योरी है जिसके हिसाब से प्लेंटिफ को बताना पड़ेगा कि वो कौन सा टॉर्ट है जो कि उसके अगेंस्ट कमिट करा जा रहा है। क्या वो नेग्लिजेंस है, क्या वो डिफेमेशन है, क्या वो न्यूसेंस है, क्या ट्रेसपास है, ऐसे करके बताना पड़ेगा कि कौन सा टॉर्ट कमिट करा जा रहा है। विनफील्ड ने ज्यादा व्यापक थ्योरी दी जिसको बोला गया यूनिटी थ्योरी। उसने कहा कि अगर कहीं से भी लीगल इंजरी होती है जो कि दूसरे आपके अगेंस्ट कमिट कर रहे हैं तो वो टॉर्ट के क्लेम के अंदर फिट हो जाएगा। सो कौन सी थ्योरी बेटर है आपके ओपिनियन में? देखिए विनफील्ड की थ्योरी ज्यादा ब्रॉडर है, सैलमेंट की थ्योरी थोड़ी नैरो है। मतलब कहती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अगर 6 प्रकार के टॉर्ट हैं जिस पे अभी तक केसेस आ चुके हैं, जिसको डेवलप कर दिया गया है, सो वही मुद्दे को लेकर आप कोर्ट में आ सकते हैं। लेकिन विनफील्ड की थ्योरी बहुत ब्रॉडर है, ये ग्रोथ को असिस्ट करती है जिससे कि लॉ ऑफ टॉर्ट लगातार ग्रो करता चला जाता है। इसमें एक केस आता है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो कि आपको ओलियम गैस लीक नाम से भी फेमस है। और यहाँ पर सपोर्ट करा था विनफील्ड की थ्योरी को सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा था भाई देखिए जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो डायनेमिक है और न्याय बेस्ड है। सो अगर कहीं नुकसान हो रहा है सिटीजन्स को, अगर एग्जिस्टिंग कोई टॉर्ट उसके लिए नहीं है तो भी तो आप न्यायालय आ सकते हैं। तो भारत में जो फॉलो किया जाता है, दोनों ही फिलॉसफी को फॉलो किया जाता है, लेकिन विनफील्ड की थ्योरी से को भी यूज किया जाता है। और कहा जाता है कि अगर एग्जिस्टिंग कोई रॉन्ग नहीं हुआ है, कोई एग्जिस्टिंग हमें वायलेशन नहीं देखने को मिलता है जो कि टॉर्ट की कैटेगरी में हो, तो भी लेकिन उसको अगर कहीं पे भी अगर आपकी लीगल जो ड्यूटी है उसका वायलेशन होता है, आपकी लीगल इंजरी होती है, तो उस सिनेरियो में आप कोर्ट आ सकते हैं। सो जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, नए नए टॉर्ट्स लगातार बनते चले जाते हैं। और सैलमेंट की जो थ्योरी है वो रिस्ट्रिक्टिव थ्योरी होती है। विनफील्ड की थ्योरी ज़्यादा इक्विटेबल, डायनेमिक और इंक्लूसिव देखी जाती है। सो इससे जुड़े हुए कुछ सवाल देख लेते हैं। राइट इन रेम इनमें से कौन सा होगा? ए ने रेस्ट्रेन करा है, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया है अगेंस्ट ओनली बी, ये क्या रेम है? पार्किंग राइट इन्फोर्सिबल अगेंस्ट ऑल, होगा कि नहीं होगा? डिक्री पास्ड अगेंस्ट अ नोन ट्रेसपासर, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन टू पार्टीज। सो इसमें राइट इन रेम मतलब समाज के अगेंस्ट पूरा आपका जो अधिकार है, इनमें से कौन सा पूरे समाज के अगेंस्ट आपका अधिकार है? सो यहां पर एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर ए ने लिया है बी के अगेंस्ट, तो ये आपका राइट इन पर्सोनम होगा।
पार्किंग राइट एनफोर्सेबल अगेंस्ट लॉ अगेंस्ट ऑल, ये आपका एक राइट इन राइम की कैटेगरी में फॉल करेगा। ट्रेसपासर के अगेंस्ट अगर आपके पास डिक्री है तो ये भी राइट इन पर्सोनम है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करूंगा दो पार्टीज के बीच में, तो वो भी आपका एक तरह से राइट इन पर्सोनम की तरह देखा जाता है। तो सही उत्तर यहां पर क्या होगा, बी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। लॉ टॉर्ट के अंदर डैमेजेस अगर देखोगे यूजुअली किस तरह से दिए जाते हैं, क्या ये फिक्स्ड होते हैं, प्यूनिटिव होते हैं, या फिर स्टैट्यूटरी स्केल के हिसाब से होते हैं? तो ये जवाब हमने ऑलरेडी कई बार देख लिया है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यहां पर दिए जाते हैं। परफेक्ट राइट का मतलब क्या होता है, एक राइट जहां पर कोई रेमेडी नहीं है, ड्यूटी जहां पर कोरस्पॉन्डिंग राइट नहीं है, राइट जहां पर ड्यूटी भी है और लीगल रेमेडी भी है, या फिर लीगल रॉन्ग जहां पर कोई भी लायबिलिटी नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहां पर ऐसा राइट है जिसके साथ ड्यूटी भी है और साथ साथ वहां पर लीगल रेमेडी भी है। तो यहां पर अगर आप ये सवाल देखोगे, एक लीगल सूट इज नॉट फाइल्ड विद इन लिमिटेशन पीरियड। इफ अ लीगल सूट इज नॉट फाइल्ड विद इन लिमिटेशन पीरियड द राइट बिकम्स, राइट क्या हो जाता है अगर लीगल सूट को आपने लिमिटेशन पीरियड के अंदर नहीं फाइल किया? जैसे कि वही ए और बी का एग्जाम्पल, 10 लाख रुपए लिए थे ए ने बी से, और बी ने 3 साल 1 साल लैप्स होने, 1 साल तक पैसा वापस आना था लेकिन नहीं आया, फिर 3 साल का समय मिलता है लेकिन तब भी कोई सूट नहीं फाइल किया, तो ये बन जाता है आपका टाइम बार्ड डेट, और जो कि एक इम्परफेक्ट राइट है। मतलब राइट है, ड्यूटी भी थी, लेकिन कोई रेमेडी नहीं बची। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन पीरियड अब खत्म हो गया है, आप अब न्यायालय नहीं आ सकते उन पैसों को मांगने के लिए। हाँ, गुड स्पिरिट में, गुड फेथ में अगर वो व्यक्ति खुद अपने आप से पैसा दे दे 10 साल बाद, 20 साल बाद, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोर्ट से जाकर इसको एनफोर्स नहीं करा सकते। Who amongst the following propose the public wrongs are crimes and private wrongs are tort? इनमें से किसने बोला कि पब्लिक रॉन्ग जो है वो क्राइम है, प्राइवेट रॉन्ग जो है वो टॉट है? क्या विनफील्ड, सैलमन, ब्लैकस्टोन, या फिर आपके रॉस्को पाउंड? तो हमने ये चीज़ देखी थी, ब्लैकस्टोन ने ये बात बोली थी, जो कि एवोल्यूशन ऑफ टॉट के केस में हमने देखने को मिला था कि पब्लिक रॉन्ग जो होते हैं वो क्राइम की कैटेगरी में फॉल करते हैं और जो प्राइवेट रॉन्ग है वो टॉट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सैलमन की थ्योरी ऑफ टॉट के बारे में क्या बात सही है? यहां पर अगर आप देखोगे कि पिजन होल थ्योरी कीवर्ड को ढूंढिएगा और इसको पढ़िए। ओनली रिकॉग्नाइज पिजन होल टॉट्स कैन बी क्लेम्ड, ये एक बात एकदम सही है। सैलमन ने ये बोला था कि वो पिजन होल्स के अंदर ही अगर आप आओगे, मतलब जो डिफाइंड टॉट्स हैं ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड हैं, उन्हीं के हिसाब से आप कोर्ट आ सकते हो, नहीं तो आप कोर्ट नहीं आ सकते। तो ये चीज यहां पर सैलमन में दी थी, जो कि यहां पर सी ऑप्शन के अंदर दी गई है। विनफील्ड की थ्योरी के बारे में क्या बोला गया है? क्या यहां पर टॉर्ट जो है वो एक स्टैट्यूटरी लेबल होता है, मॉरल रॉन्ग्स होते हैं? क्या ये स्टैटिक नेचर का है, या फिर एक इंजरी जहां पर कभी भी लीगल राइट वायलेट होता है तो वो टॉर्ट की कैटेगरी में फॉल करता है? तो विनफील्ड ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव परिभाषा दी थी, कहा था कि कभी भी एक लीगल इंजरी होती है जिससे लीगल राइट वायलेट होता है तो वो टॉर्ट की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो यहां पर सही उत्तर भी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये था दोस्तों आज का लेक्चर। जुड़ सकते हैं आप सुबह 9 बजे लीगल करंट अफेयर्स के लिए, जुड़ सकते हैं साथ साथ मेरे साथ व्हाट्सएप और दिए गए टेलीग्राम चैनल पर। दिस इज मी अभिषेक भट्ट साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।